स्वागत है सर आपका क्रॉनिकल्स ऑफ भारत की सीरीज में। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। जी सर। सर, जो इतिहास को लेके एक जनरल परसेप्शन है कि इतिहास हर कोई पढ़ना नहीं चाहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम में हो या कहीं और हो, वो तो इतिहास को लेके एक बिल्कुल ही अलग तरह की विचारधारा लेके चलते हैं। तो एक जो पहली चीज मैं जानना चाहूंगा वो है कि इतिहास से क्या समझा जाए, कि इतिहास को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। कि इतिहास के बारे में जो आपने अभी कहा, जो बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसको बोरिंग सब्जेक्ट भी समझते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम लोग बच्चों को कहना भी चाहते हैं और जब भी क्लास में भी बच्चों से मिलते हैं तो एक परसेप्शन होता है। जो सबसे बड़ी बात है, जैसे व्हाट वी आर बिल्कुल एंड व्हाट वी हैव। जी। अब जब तक हम ये नहीं जानेंगे व्हाट वी आर, यानी अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक व्हाट वी हैव दैट इज मीनिंगलेस। यानी अगर हम कल्चर के बारे में पता नहीं, संस्कृति के बारे में पता नहीं है, तो फिर सभ्यता से हम बहुत दूर रहेंगे। और इसलिए जब हम इतिहास के बारे में, मैं एक बताऊँ आपको, जो पहले इतिहास को लेकर के कुछ इस तरह की भावना थी, जो इतिहास में बस डेट्स हैं, कुछ फैक्ट्स जानने हैं, कुछ रटना है और फिर भूल जाना है, उस तरह की बात थी। लेकिन आज के डेट में आप देखिए तो इतिहास का बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस है। मैं उस रेलिवेंस के बारे में बता रहा हूँ, तभी पता चलेगा जो इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसका अध्ययन सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे अगर हम एक इतिहासकार हैं, E.H. कार, जी हाँ, जानते होंगे व्हाट इज हिस्ट्री। जी। अब उन्होंने जो परिभाषा दी है, जैसे उस परिभाषा को ही स्टूडेंट समझे तो इतिहास का रेलिवेंस अपने आप पता चल जाता है। जो हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अब यहाँ देखिए, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में अनएंडिंग डायलॉग है, और जब आपको पता है जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच संबंध है और कंफर्टेबल है, आपको जानकारी है पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में, तो देन यू कैन ऑल्सो फोरसी फ्यूचर। आप भविष्य के बारे में भी बात कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इतिहास, बहुत बार लोगों को लगता है कि इतिहास पढ़ना पड़ेगा यानी स्टडी ऑफ पास्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडी ऑफ पास्ट जरूर है, लेकिन उसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में है। और मैं तो ये बता दूं, जो आपको जैसे कोई भी बात हो, यानी आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है वह भी इतिहास ही बताता है, आपका देश क्या है वह भी इतिहास ही बताता है, आप जिस जगह से आते हो वह भी इतिहास ही बताता है। यानी आप क्या हो उसकी पूरी जानकारी इतिहास ही बताता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं अरे इतिहास कुछ राजाओं के बारे में पढ़ लेना है, कुछ लड़ाइयों के बारे में पढ़ लेनी है, लेकिन इतिहास टाइम को बताता है, जो बहुत बड़ी बात है। डायनेमिक्स ऑफ टाइम, समय जो है उसके बारे में बताता है, समय में जो चेंजिंग टाइम्स है उसके बारे में बताता है। और एक सबसे बड़ी बात है, देखो आजकल के समय में, संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, चेंजिंग है, और हम इतिहास में, आज से मुझे याद है मैं 42 ईयर्स पहले हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। मैं टॉपर भी था दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से। तो उस समय जो इतिहास हम पढ़ते थे और आज 40 साल के बाद, 42 साल के बाद जो इतिहास हम खुद पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत का अंतर आ गया है। यानी एक तरह से इतिहास देखो, अगर पॉलिटिकल था, फिर कल्चरल, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन आज के डेट में एनवायरनमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया, जेंडर स्टडीज़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो अब ऐसा एक अच्छा मौका दे दिया है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो इतिहास भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और इतिहास के बच्चे जो हैं वो साइंस भी पढ़ सकते हैं। जी। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हो आज के समय में, जहाँ पे आप मान लो एक सिविल सर्विसेज की बात कर लेता हूँ, कोई भी यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट सर्विस या कहीं भी कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है,
वहाँ पर इतिहास की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। और हर जगह मतलब एक तरफ इतिहास और दूसरी तरफ राजनीति शास्त्र। तो इतिहास के बारे में जब हम जानेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। सर, इतिहास को लेकर जो एक मेरी जो जिज्ञासा है कि इतिहास क्या हमेशा सही होता है? जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ लिख दिया गया है, क्या वो सही में सब कुछ सच होता है या कुछ उसमें फेरबदल भी होती रहती है? हाँ, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कौटिल्य की चर्चा करना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक तो मतलब ही टॉक्ड अबाउट द स्टूडेंट्स, तो एक तो स्टूडेंट का खुद का अपना है। सेकेंड इज व्हाट ही लर्न्स फ्रॉम द कलीग, और तीसरा है व्हाट ही लर्न्स फ्रॉम द टीचर, एंड लास्ट है थ्रू एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री। बिल्कुल। तो ये हिस्ट्री का तो ये बड़ा जबरदस्त रेलिवेंस है। और उसी में जो ट्रूथ वाली बात आप बोल रहे हो, अब मुझे याद आ रहा है एक जर्मन हिस्टोरियन राके ने कहा हिस्ट्री इज नथिंग बट फैक्ट्स। और उसके बाद फिर आपके एनल्स स्कूल है, दैट इज फ्रेंच स्कूल, और वहाँ लेफेब्रे उनका नाम है, उन्होंने कहा हिस्ट्री इज बोथ फैक्ट्स एज वेल एज इंटरप्रिटेशन। तो जैसे ही हम इस बात को कहते हैं, तो अगर कहते हैं ओनली फैक्ट्स, तब तो फिर ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही हम फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन कहते हैं, तो फिर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और हिस्ट्री सब्जेक्टिव है, और कैसे उसका मैं एक बता दूँ आपको। जैसे हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या कोई भी पढ़ाता है, तो हम हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करते हैं जी। उसमें बच्चे जो हैं वो इम्पेरियलिस्ट स्कूल के बारे में जानते हैं, साम्राज्यवादी इतिहास का, फिर नेशनलिस्ट स्कूल के बारे में, मार्क्सिस्ट स्कूल, सबअल्टर्न स्कूल, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, ये सारी बातें करते हैं। और उसके बाद हिस्ट्री रीराइटिंग जो अभी चल रहा है, ये सारी बातें। तो इसका अर्थ है जो इतने सारे जो स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस हैं, नेचुरली वहाँ पर ट्रूथ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस। लेकिन जो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं, या किसी भी जगह पे, तो हम लोग चाहते हैं जो एक होलिस्टिक हिस्ट्री के बारे में बात कर सके। उस होलिस्टिक हिस्ट्री में फैक्ट्स विल बी देयर, इंटरप्रिटेशंस विल आल्सो बी देयर, बट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सोर्सेस, रेलिवेंट सोर्सेस। क्योंकि अगर साइंटिफिक हिस्ट्री नहीं होगा, तो फिर उस हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होगा। तब फिर वो मैं उस चीज़ को वर्ड नहीं करना चाहता, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत जगह जो इतिहास के बारे में सभी लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ, ये चीज़ हो गया। तो थोड़ा सा जब हम लोग हमने जब MPhil भी किया है, PhD भी किया हुआ है, और इतिहास पर इतनी सारी 10 से ऊपर किताबें, 55 आर्टिकल, ये सारी चीज़ें हमने की हुई है, तब मुझे बहुत बार लगता है जो लोग जिनके पास हिस्ट्री का स्किल नहीं है बहुत ज़्यादा, वो भी हिस्ट्री के बारे में कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हर डिसिप्लिन का एक इम्पोर्टेंस है, और अगर कोई हिस्ट्री डिसिप्लिन के हैं और उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें ट्रेंड है, उन्हीं के थ्रू हिस्ट्री आना चाहिए। इसलिए एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, इसी में एक 2 नए कॉन्सेप्ट आए हैं। जैसे हम लोग भारत में बैठे हैं, और जो भी डेवलपमेंट यूरोप में हुआ, यूरोपियन हिस्ट्री में हुआ, उसको हम लोग फॉलो करते रहे। बिल्कुल। अब क्या हुआ, एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच आ गया। उस यूरोसेंट्रिक अप्रोच में जो भी चीज़ें यूरोप में डेवलप हुई है, दैट इज एप्लीकेबल टू यूरोप, दैट कैन नॉट एक्सप्लेन डेवलपमेंट्स आउटसाइड यूरोप, वेदर इट इज इंडिया और चाइना और जापान। तो उनका ये कहना है लोगों का। अब इसमें आपके इंडिया के भी हिस्टोरियंस हैं, चाइना के भी हिस्टोरियंस हैं, तो इन लोगों ने बात की है इस पे, और उन्होंने कहा है जो यूरोसेंट्रिक अप्रोच नहीं वैलिड है, उनका एंटी यूरोसेंट्रिक अप्रोच रहा है, जिसमें जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं, यूरोप में आपका फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म,
ट्रांजिशन हुआ। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा, ये यूरोपियन हिस्टोरियंस ने, जो इट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। इंडिया में यू डोंट हैव दैट, इट वाज ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, देयर वाज नो फ्यूडलिज्म एज सच। और फ्यूडलिज्म अगर था भी तो फिर आप देखो तो वहाँ पर कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज वहाँ पर नहीं थे। तो इंडियन रिलीजन वाज डिवाइड ऑफ दैट, इस तरह की बात कही लोगों ने। लेकिन जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर मेनी फैक्टर्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया ऑल्सो, दैट इज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम यूरोपियन चश्मे से उसको देखेंगे तो वो हमें लगेगा जो अच्छा हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं, और वो हमें कह देंगे ये तो एकदम बैकवर्ड है, बारबेरियंस है, अनसिविलाइज्ड है। हो सकता है आगे आप सवाल पूछो तो मैं उसके बारे में कुछ जवाब दूं जी। लेकिन ये एक तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे हम लोग अब यूरोपियन जो भी कॉन्सेप्ट था उससे अपने को फ्री कर रहे हैं। पर्सनल पारसाती की किताब आई है वो डाइवर्जेंस डिबेट पे। अब ये भी एक मजेदार चीज है, डाइवर्जेंस डिबेट। उसमें क्या हुआ है आपका, जैसे 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड जी, और लोगों ने ये कह दिया भाई इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बाकी जगह पे नहीं हुआ। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, और कॉन्सेप्ट जो चीन से, चाइना से पॉमरेंज ने दिया है, यहाँ पारसार्थी प्रश्नन है और भी लोग हैं, इन लोगों ने जो बात की डाइवर्जेंस डिबेट में, इन्होंने कहा टिल 18th सेंचुरी इंडिया, चाइना, दे वेर एट पार विथ यूरोपियन कंट्रीज, वेदर दैट इज ब्रिटेन और सम अदर कंट्रीज, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं। और मुझे तो याद आ रहा है 18th सेंचुरी के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत सारे मतलब एक तरह से ब्रिटिश हिस्टोरियंस पर्टिकुलरली है वो कहते हैं इंडिया में इट वाज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस। लेकिन हम 18th सेंचुरी में दूसरे तरफ देखते हैं आपका, क्योंकि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। तो अब हम ये देखते हैं पीटर द ग्रेट ऑफ रसिया वो क्या बोल रहा है 18th सेंचुरी इंडिया के बारे में, द कंट्री व्हिच कंट्रोल्स इंडियन ट्रेड विल कंट्रोल द वर्ल्ड ट्रेड। तो अब आप देखिए मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कॉलोनी रहे हैं लगभग 190 वर्ष तक, 200 वर्षों तक। तो सारा का सारा चीज़ जो भी हुआ, जेम्स मिल के हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और फिर उसी को लेकर के हम लोग बात करते रहे हैं, जो वो चलता रहा। उसको उसमें भी एक्सट्रीम हो गया। जैसे मैंने अभी इंपीरियलिस्ट स्कूल के बारे में कहा, उन्होंने कहा जो भारत जो है वो तो दैट वाज नॉट ए नेशन, भारत राष्ट्रीय नहीं है, देयर इज नो नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया तो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म था, इट वाज कम्युनिटी ऑफ विलेजेस एंड इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजलेसनेस, देयर वाज नो चेंज, इट्स अ स्टैटिक सोसाइटी। और तब हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आए उसके बाद, उन्होंने कहा ना भैया इंडिया वाज अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन, यहाँ पर नेशनलिज्म भी है, और ये कहना जो मतलब वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट टू अस। और तब उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को ग्लोरीफाई किया, इंडियन कल्चर को ग्लोरीफाई किया, चाहे वैदिक सिस्टम हो या आगे भी गुप्ता पीरियड, इन सब के बारे में गोल्डन पीरियड। और उन्होंने कहा जो वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट टू इंडिया फॉर मेनी थिंग्स। और मैं हाल में पिछले साल गया था शिकागो, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद का तो 1893 वाला तो हम लोग जानते ही हैं। वहाँ पहुँच के लगा जो भाई उन्होंने कितना बड़ा, मतलब जब उन्होंने पहला ही सेंटेंस कहा था जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ यूएस, मतलब सिस्टर एंड ब्रदर कहना, इसका अर्थ क्या है, जो आपने अपने आप को उनके लेवल पे ला दिया और उनको अपने लेवल पे ला दिया। तो ये जो एक मतलब आप सोचो भारतीय आध्यात्मवाद का एक ये वो लेवल है, वो क्लाइमेक्स है जिसको हमें बढ़ाना है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हम कहते हैं, पहले बात कहते थे हम लोग, अरे इंडियन मटेरियलिज्म, इंडिया इज डिवाइड ऑफ मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, और इंडिया में जो भी चीज़ें हैं वो आध्यात्मवाद है, स्पिरिचुअलिज्म है, और वेस्ट इज डिवाइड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सुनो उस तरह। लेकिन जब आज की डेट में हम बात करते हैं तो चाहे वो मटेरियलिज्म हो चाहे स्पिरिचुअलिज्म है, इंडिया इज नॉट लैगिंग बिहाइंड द वेस्ट और एनी अदर कंट्री। बिल्कुल सर, जो आपने बात की एक तो कि जो हिस्ट्री है वो व्हाट्सएप या इंस्टा से नहीं उतरनी चाहिए, जो आजकल बहुत हो रहा है एक बड़े स्तर पर। और दूसरी आपने बात की हिस्ट्री में जो स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री हैं,
तो आप, मैं चाहता हूँ कि एक बार इनको इलेबोरेट करके थोड़ा बताइए कि कौन कौन से स्कूल और उनमें क्या क्या किस तरीके से लिखा जाता है। तो ठीक है, देखिए अभी तो मैंने 2 स्कूल के बारे में बताया आपको जी। और जैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसका काम था ट्रेड करना जी। और 4-5 घटनाएं घट गई। ट्रेड कंट्रोल करना था और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड नीदरलैंड जी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फॉर्मिडेबल थे इंडिया में। तो साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। तो 4-5 ऐसी घटनाएं घट गई जो कि हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। हम लोग बहुत बार हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कहते हैं, आज सच हिस्ट्री में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों को समझाने के लिए टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो मैं ध्यान कर रहा हूँ 1757 से 1764। 1757 से पहले ब्रिटिश जो है वो ट्रेडिंग कंपनी थे, उनको लगा था भारत के ट्रेड को कंट्रोल करना है और उनको लगा जो भारत के रिसोर्सेज को भी थोड़ा सा यहाँ रेवेन्यू सिस्टम है उसको कंट्रोल करना है। तो रेवेन्यू में अब उन्होंने देखा बंगाल इज द लार्जेस्ट स्टेट, और बंगाल में क्या देखा कि बिकॉज बंगाल आल्सो इंक्लूडेड उड़ीसा एंड बिहार एट दैट टाइम। बिल्कुल। तो इनको लगा अगर इसको कब्जा कर लूँ तो हमारा लैंड रेवेन्यू वाला भी या रेवेन्यू वाला भी काम हो जाएगा। अब देखो ये 4-5 चीजें जो हुई है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो डेवलपमेंट हुए और जिसके बारे में समटाइम्स मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं कहता भी हूँ, तो समटाइम्स यू डोंट एस्पायर फॉर एनीथिंग, तुमको लगता है यू कैन नॉट अचीव इट, लेकिन अगर तुम अचीव करना चाहते हो ना, अगर सपने देखो, अचीव करने की कोशिश भी करो, कोशिश होगी तो इवन गॉड विल हेल्प यू, वो हो जाता है जी। और कैसे होता है ये मैं ब्रिटिश के बारे में आपको बता रहा हूँ। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ पलासी में बंगाल नवाब सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, उसको ये लग गया जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बंगाल को, लेकिन अभी इंडिया के बारे में नहीं सोच रहा था, सोच रहे थे वो, क्योंकि मुगल्स के डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा था औरंगजेब के बाद। आपका नादिर शाह का अटैक भी हो गया था 1739 में, मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम था वो। तो इनको लगा जो अब नेक्स्ट एम्पायर जो है ना, दैट विल बी बाय द मराठास। अब मजेदार चीज क्या हुआ इस समय, जो 1757 में इन्होंने पलासी जीता, 1759 में दे डिफीटेड डच इन बैटल ऑफ बेदारा, तो डच बाहर हो गया कंपटीशन। मतलब देखो किस्मत कैसे ईस्ट इंडिया या ब्रिटेन के फेवर में जा रही है। उसके बाद 1760, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जबरदस्त बैटल चल रहा था, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड यूरोप, और यहाँ पे 1760 में 1759 बैटल ऑफ बेदारा, 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉश, फ्रेंच वे डिफीटेड एंड ऑस्टेड फ्रॉम इंडिया। और ब्रिटेन अब सोच ही रहा था दो हमारे एनिमीज बाहर हो गए जो एक्सटर्नल एनिमीज थे, और यहाँ हमने बंगाल को जीत लिया। अब देखिए क्या होता है, 1761 में आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, और मराठास, द वुड बी सक्सेसर्स ऑफ मुगल्स, दे वर comprehensively defeated by अहमद शाह अब्दाली। जो लास्ट दुश्मन था वो भी खत्म, वो भी मतलब एक तरह से वो भी खत्म। तो ब्रिटेन किस्मत अचानक देखा रही, ये तो सारे चले गए, मराठा भी चले गए, यानी अब मैं हूँ। तो अगला इन्होंने क्या किया, 1764 और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, एंड दे डिफीटेड, ब्रिटिश डिफीटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड 3 इंपॉर्टेंट पावर्स, एक तो बंगाल नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध नवाब शुजाउद्दौला, एंड थर्ड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। और उसके बाद 1765 में ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के साथ यही तो जबरदस्त चीज था। पहले तो उन्होंने अपना सिविलाइजेशन मिशन के बारे में बात की, बाय इंडिया लैंड ऑफ बारबेरियंस और ये सब, और फिर तक इन्होंने आके यहाँ पर क्या किया, मास्टर स्ट्रोक खेला। क्या बंगाल नवाब को बने रहने दिया गया, मतलब नया बंगाल नवाब आया, वो बंगाल का ही था, वो निजामत, ही वॉज हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर,
और दूसरी तरफ क्या किया, दीवानी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने क्या किया, जबरदस्त रेवेन्यू का एक्सटॉर्शन किया। उसके अगेंस्ट कुछ भी अगर रिवोल्ट हुआ तो नवाब वॉज ब्लेम फॉर दैट एंड इवन दे ब्लेम नवाब, भैया लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक नहीं है, आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। तो ये देखो मतलब कितना मास्टर स्ट्रोक है, जो कि उसको कर जा ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ कर जो है सारा ब्रिटिश के पास जा रहा है, बंगाल नवाब के पास बहुत कुछ कम जा रहा है, उसका 10 मेंटेनेंस जा रहा है। लेकिन सारा का सारा जो है ना कर जो भी कर वसूली है, जिस ढंग से हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो बदनामी हो रही है, जो रिवोल्ट हो रहा है, उसको किसको क्वेल करना है, कुचलना है, दैट इज बंगाल नवाब। अब देखिए ये ब्रिटेन का कितना जबरदस्त। तो ऐसे में जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आए, उन्होंने कहा जो है ये तो ब्रिटेन तो पूरी तरह से कुचल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इंडिया तो हमारा इतना महान देश रहा है, ठीक है, और इंडिया सच में बहुत बड़ा देश रहा है, महान देश रहा है, तो जिसको ब्रिटिश ने एक तरह से बेलिटिल कर दिया था जेम्स मिल के कारण। उसके बाद नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के बाद उन्होंने क्या दिया, जो इंडिया राष्ट्र है और यहाँ नेशनलिज्म है। उसके बाद है मार्क्सिस्ट स्कूल। अब मार्क्सवाद आया तो मार्क्सवाद, अब देखो 1917 रूस में रशियन रेवोल्यूशन, तो मार्क्सवाद आ गया। चाइना में 1949, ठीक है, माओ, यहाँ लेनिन, दोनों जगह मार्क्सवाद आ गया। अच्छा, मार्क्सवाद एज ए थियरी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है जो भाई ठीक है, दो वर्ग होंगे, दोनों के बीच संघर्ष होगा, एक वर्ग दूसरे को डिफीट करेगा, इंटरनल कंट्राडिक्शन होगा, वर्ग संघर्ष होगा, और उसमें ये जो प्रोलिटेरियत वर्ग जो है वो कैपिटलिज्म में ये सारी चीजें होंगी, और पूंजीवाद में ऐसा होगा, और फिर प्रोलिटेरियत जो है उनका शासन हो जाएगा आगे, मतलब बीच में डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत होगा, और फिर प्रोलिटेरियत का शासन हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हुई नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है। ये प्रोलिटेरियत जो है वहाँ था एम बुर्जुआमेंट ऑफ प्रोलिटेरियत, बहुत सारे प्रोलिटेरियत जो है वो बुर्जुआ बनते जाएंगे मध्य वर्ग की ओर, तो उन्हें यूनिटी खत्म हो जाएगी, जो मार्क्स एनविसेज नहीं कर पाए। और दूसरा, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक किताब आई थी, एंड ऑफ हिस्ट्री। जैसे ही रसिया का डिक्लाइन हुआ था, आपको याद होगा 1991 में गोरबाचेव ने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, ये सब पॉलिसी लाए थे, ओपननेस, रीस्ट्रक्चरिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, एक तरह से वहाँ हुआ जो अब कैपिटलिज्म को हमें डेवलप करना पड़े, क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गया था। तो फिर तब इन लोगों ने सोचा जो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करना है तो कहाँ से हेल्प लेना पड़ेगा, यूएस से हेल्प लेना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, तो एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री इसलिए चल रहा था जो चूंकि एक साइड कम्युनिज्म और दूसरे साइड कैपिटलिज्म, दो ब्लॉक बने हुए थे। तो ये चीज 1999-2000 के आसपास आई। लेकिन अब हम देखते हैं जो नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब देयर इज नो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड देयर कैन नेवर बी एंड ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल, हाँ, हिस्ट्री चलता ही रहेगा। इसके बाद एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्कूल आया, सब अल्टर्न। अब ये सब अल्टर्न जो है, इसमें मतलब मार्क्सवाद के बाद, मार्क्सवाद तो जनरली लेबर क्लास के बारे में, ठीक है, पेजेंट्स के बारे में और उनके बारे में बात की गई, क्योंकि चाहे आपके इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस थे या नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लेबर क्लास को और पेजेंट क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया था। तो मार्क्सिस्ट जो स्कूल था, उन्होंने दोनों को इंपॉर्टेंट रोल दिया, पेजेंट्स को भी और लेबर क्लास को भी दिया उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद जब सब अल्टर्न आए तो उन्होंने ये कहा, सब अल्टर्न मीन्स दैट इज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दैट इज ऑलमोस्ट बिलो क्लास, लोअर क्लास। तो अब उन्होंने कहा जो भी हायर स्ट्राटा ऑफ इंडियन सोसाइटी था, उन्होंने जो मूवमेंट लीड किया इंडिया में नेशनल मूवमेंट को, दैट वाज नॉट द जेन्युइन मूवमेंट। जेन्युइन मूवमेंट वो था which was led by subaltern class। उस तरह से उन्होंने बात की। और हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का इसका तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है,
क्योंकि पहले क्या होता था, हम जैसे मॉडर्न इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली जब हम पढ़ते थे किसी भी मूवमेंट का, मान लीजिए गांधी के तीनों मूवमेंट हो गए, हम उसको पढ़ते थे, तो गांधी जी ने क्या क्या किया, जनरली वी टॉक अबाउट दैट वेदर इट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, तो वो जो अपर लेवल पे जो चीजें हो गई। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो आने के बाद क्या हुआ, जो एक केस स्टडी डेवलप कर गया, यानी गांधी का जो मूवमेंट था दैट वाज द मेन स्ट्रीम मूवमेंट, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी मूवमेंट जो कि ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द विलेजेस, ये केस स्टडी हमें पहली बार मिला। यानी आपके जो लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया नेशनल मूवमेंट में। ये एक बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो शुरू में क्या था, अच्छा इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ ठीक है, ये तो लॉयर्स सब थे, उन्होंने फॉर्म कर दिया, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, पढ़े लिखे बड़े बड़े घर के लोग थे, उस तरह की बात थी। लेकिन गांधी के कारण आपका मास मूवमेंट हुआ, और मास मूवमेंट हुआ तो नेचर चेंज हो गया। और मुझे याद है बड़ा अच्छा इस समय जो नेचर के बारे में हम बात करते हैं, 1931 का कराची कांग्रेस। पहले क्या था, जो हमारा एम था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल, लेकिन अब ये कहा गया है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इज ऑलमोस्ट bare threat, useless unless until we attain social and economic emancipation of the masses। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, और यही कराची कांग्रेस, जिसके कारण बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक तरह से 1931 का जो कराची कांग्रेस, तो बाद में हम लोगों ने इसको अपना बेसिस भी बनाया, इंडियन सिस्टम का बेसिस बनाया। पूर्ण स्वराज की जो बात है वहां से, पूर्ण स्वराज तो हमने लिया ही, लेकिन पूर्ण स्वराज केवल पॉलिटिकल था, ठीक है। और यहाँ पर जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वराज, ठीक है, जो आप बोल रहे हो, उसका जो व्यापक मीनिंग है उसमें है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एज वेल एज सोशल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तभी रियल मायने में वो स्वतंत्रता है।